अच्छा खैर चलो ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कि अगेन रिमेम्बर कि केमनोफोर पोटेशियम मैग्नेट 7, ठीक है। एक ये, और जो दूसरा है ना वो क्या है, आयरन आयरन 2 की सॉल्ट है। तो इन दोनों का ना आपस में कोई ना कोई रिएक्शन होगा, ठीक है। तो उससे क्या is an iron salt which is in which all the iron is present in Fe2 plus cations. You will work out the percentage of iron in this salt, ठीक है। तो Fa1 के अंदर ना आपने निकालना है परसेंटेज ऑफ किसके अंदर कितना परसेंट आयरन है, ठीक है। ये आपने बेसिकली इसमें इसमें कैलकुलेट करना है। तो अब उसके बाद ये है क्वेश्चन के, उससे क्या है वे आउट द सॉल्ट। तो आपने ना सॉल्ट को वे करना है, वे द ट्यूब कंटेनिंग Fa1। तो कोई ट्यूब होगी, उसको आप लेके जाओगे और उसके अंदर ना वो सॉल्ट Fa1 पहले से पड़ी हुई होगी, ठीक है। तो वो लेबल्ड होगी, यानी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो पहले से पड़ी होगी। उसको आप वे करोगे तो से टिप द कंटेंट्स। अच्छा उससे क्या है वे द ट्यूब, तो आप पहले तो वो लिखोगे मास ऑफ Fa1, जो टेबल बनेगा ना जहाँ पे वो कह रहे रिकॉर्ड ऑल योर रीडिंग्स, ठीक है। तो मास ऑफ Fa1 प्लस वो जो ट्यूब है उसकी मास है, मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ कोई, लेट्स से वो आ रही है 2.15 ग्राम्स। अच्छा आप वे करोगे किस तरह, वहां पे वेइंग बैलेंस होगा। अच्छा वेइंग बैलेंस के ऊपर प्रॉबेबली थोड़ा सा रश होगा। तो इसलिए कोशिश ये करना कि अपनी सारी चीजें ना जिसके ऊपर अपनी रीडिंग्स वगैरह नोट करनी है, पूरा पेपर ना उठा के ले जाओ, लेकिन एटलीस्ट कोई एक पेज का पीस हो या कुछ भी हो वो आपके पास हो जिसके ऊपर आप वो रीडिंग्स लिख लो, ठीक है। तो खैर एक ही रीडिंग लेनी होगी फिलहाल, विच इज द मास ऑफ Fa1 प्लस ट्यूब, ठीक है। तो उसके ऊपर वेइंग बैलेंस के ऊपर ना वो होगा, टेयर का बटन आपने दबाना है, लेकिन वो जब खाली हो तब दबाना है, ठीक है। अगर उसके ऊपर टेयर का बटन है तो टेयर का बटन सिर्फ तब दबाना है जब वो बिल्कुल खाली पड़ा है, यानी जब बिल्कुल खाली है ना उसके ऊपर क्या रीडिंग आनी चाहिए, 0.00 ग्राम्स आनी चाहिए, ठीक है। उसको रख के टेयर का बटन नहीं दबाना, अगर रखोगे ना तो वो जीरो कर देगा उसको। तो जस्ट मेक श्योर कि जब वो खाली है ना, जब आपने ये ट्यूब नहीं लिखी रखी उसके ऊपर, तो तब आपने उसके ऊपर टेयर का बटन दबाना है, जीरो करो उसे। और जीरो वो कभी भी नहीं होगा क्योंकि हवा होगी, थोड़ी बहुत एयर प्रेशर होगा, एयर प्रेशर की वजह से व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि वो थोड़ा बहुत उसकी जो रीडिंग होगी ना वो 0.01 इस फ्लक्चुएट कर रही होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली जीरो फिर भी नहीं होगा। तो एनीवेज आपने 1 सेकेंड। अच्छा तो एनीवेज अब आप जब ये काम करोगे, ठीक है, तो मास ऑफ Fa1 प्लस ट्यूब, 1 सेकेंड में वो ऐड कर लूं। अच्छा अब जब आप वो ऐड करोगे तो उसके बाद कह रहा है रीवे द एम्प्टी ट्यूब, तो आपने वो 250 सीएम क्यूब बीकर में उसको डाल दिया, ठीक है। तो इसको उठा के you've added it into a 250 सीएम क्यूब बीकर। तो खैर अभी तो खाली सॉल्ट को डाला है, बीच में पानी भी नहीं डाला। जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपने फॉलो करनी है, ठीक है। तो इसमें वो आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन बनाने को कहेगा 250 सीएम क्यूब बीकर, तो उससे क्या रीवे द एम्प्टी ट्यूब, तो मास ऑफ, फिर क्या होगा मास ऑफ एम्प्टी ट्यूब, जब वो Fa1 आपने डाल दिया ना बीच में, प्लस रेजिडुअल Fa1, थोड़ा बहुत Fa1 उसके अंदर अभी भी पड़ा हुआ होगा। तो लेट्स से वो आ रही है मास 0.5 ग्राम्स। 0.50। तो कैलकुलेटर के ऊपर निकाल लेते हैं क्या आता है ये, 2.15 माइनस 0.5, तो 1.65 ग्राम्स आ जाता है। अच्छा इस टेबल के अंदर ना एक गलती मैंने की है, छोटी सी गलती है, और वो ये कि जब आप ये टेबल बना रहे होगे ना, एक तो रूलर से उसको टेबल की फॉर्म दे देना, लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लेना।
ठीक है। पेपर को याद रखना कि ड्राई रखते हैं, मेक श्योर के जेब में टिश्यू पेपर्स हों ढेर सारे, क्योंकि पेपर अगर आपके हाथ वगैरह गीले हुए ना और पेपर गीला हो गया उसके ऊपर फिर लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस है। अच्छा, अब वो खैर टेबल आप डालो कि इसके अंदर एक चीज बेसिक है कि जब भी हेडिंग दो ना तो उसके अंदर यूनिट भी दो। तो यहाँ पे ना आई शुड हैव रिटन स्लैश ग्राम्स। ठीक है, हमेशा हेडिंग के अंदर ये भी mass of FA1 plus slash grams, यहाँ पे भी स्लैश ग्राम्स। ठीक है, तो मेक श्योर हेडिंग के अंदर ना ऑलवेज राइट द यूनिट एज वेल। अच्छा, फिर नेक्स्ट थिंग, यू प्रिपेयर द सोल्यूशन। अब ये दोबारा इस तरह का जब क्वेश्चन होगा ना, खास तौर पे जब इस तरह का क्वेश्चन होगा, और ये एक सेकंड मुझे देना, ये मैं अच्छा, अब खास तौर पे इस तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें स्टेप्स बहुत ज्यादा हैं, तो टाइम, अगर एक भी स्टेप गलत हुआ ना तो आपका टाइम बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, एक भी इसमें स्टेप जो है वो आपने मिस कर दिया, तो इंस्ट्रक्शंस को बड़ा केयरफुली फॉलो करना है। तो सोल्यूशन बना के सोल्यूशन दोबारा से कहानी शुरू होगी अगर आपने गलत कर दिया ना इसमें, और आपको एक ही ट्यूब दी हुई होगी FA1 की ना, सिर्फ एक ट्यूब आपके पास पड़ी होगी। तो अगर एक भी पूरा प्रोसेस में कुछ भी गलत हुआ तो फिर वो दोबारा से कहानी शुरू होगी। तो जस्ट मेक श्योर कि एक सेकंड में यार पीपल, अच्छा दोबारा से मेक श्योर कि आप एक ही पहली गो के अंदर ये सारे स्टेप्स करेक्टली फॉलो करो, वरना फिर कहानी ये स्टेप 1 से दोबारा स्टार्ट होगी। ठीक है, और आपका टाइम बहुत ज्यादा होगा। तो अच्छा, वो कह रहा है सॉल्ट जो है ना बीकर में डाली है, तो मेजरिंग सिलेंडर एड 200 सीम क्यूब ऑफ FA2 एंड स्टर अंटिल द सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये जो बीकर है आपका ये वाला जिसके अंदर आपने वो सॉल्ट मेजर करके डाली थी, उसके अंदर फिर आपने FA2 ऐड कर देना है, और कितना ऐड करना है, 200 सीम क्यूब। ठीक है, सो 200 सीम क्यूब ऐड करना है उस सॉल्ट को, यू हैव टू डिसॉल्व द सॉल्ट। ठीक है, सो यू गोइंग टू डिसॉल्व द सॉल्ट। खैर वो सॉल्ट फिर ना डिसॉल्व होगी, उसके बाद वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेप, उसको आराम से स्टेप्स को टिक करते रहना। वो दोबारा, क्योंकि एक भी स्टेप मिस हुआ ना बहुत मसला क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, pour the contents of the beaker carefully into the 250 cm cube graduated flask, volumetric flask, ये वाला स्टेप, using a small funnel। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क वो होता है जिसकी लॉन्ग 50 cm क्यूब मार्किंग होती है उसके ऊपर एक ही। तो वो कह रहे हैं सारे को उठाओ और फनल यूज करना है। ठीक है, मेक श्योर जब उसकी बोर कम है ना तो फनल पड़ा होता है, वरना आप साइडों पे उल्टा रहे होगे। तो अगर उसने ना भी लिखा होता ना तो फनल वहां पे सामने पड़ा होगा, उठा के फनल यूज करना, डायरेक्ट डालने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी चीजें गिरेंगी। अच्छा, नाउ ये बीकर का कंटेंट आपने इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, और फिर वो कहेगा कि डिस्टिल्ड वाटर ऐड करो, और वॉशिंग्स भी इसका मतलब होता है कि वॉशिंग्स का मतलब है कि रिंस द कंटेंट्स ऑफ द बीकर ट्वाइस, यानी इसको डालोगे फिर इसको ना थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर से आपने बीकर को ना वॉश करना है। और जब आप उसको वॉश करोगे डिस्टिल्ड वाटर के साथ तो फिर वो आपने इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, यानी पहले तो इसको उल्टाना है इसमें, फिर हल्का सा इसको वॉश करना है, रिंस करना है ताकि पीछे कुछ रह ना जाए। डिस्टिल्ड वाटर से, डिस्टिल्ड वाटर की बोतल है, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब डिस्टिल्ड वाटर है, टैप वाटर नहीं है। ठीक है, तो मेक श्योर जब वो डिस्टिल्ड वाटर का वर्ड यूज करेगा तो यूज डिस्टिल्ड वाटर। अच्छा, वो आपने इसके अंदर उल्टा दिया। ठीक है, और फिर उसने कहा कि इसको ना फिल द ग्रेजुएटेड फ्लास्क टू द लाइन विद डिस्टिल्ड वाटर, तो फिर इसको ऊपर तक भर दो, मतलब इसको पूरा जो इसका मार्क है ना 250 cm क्यूब, वहां तक आपने इसको भर देना है। तो ये आपका बेसिकली ना सोल्यूशन तैयार हो गया, और उसने सोल्यूशन को कोई नाम भी दिया होगा। अच्छा, उसने वैसे कोई नाम, अच्छा उसने कोई नाम नहीं दिया, बस उसने कहा ये सोल्यूशन बन गया एक। तो रिमेम्बर इसमें एक भी स्टेप गलत नहीं होना चाहिए वरना दोबारा से रिपीट करोगे। अच्छा, अब ये कि अगला पार्ट कि टाइट्रेशन, फिल द ब्यूरेट विद FA3। तो अब टाइट्रेशन पे आ गए, तो ऊपर टॉप पे ब्यूरेट में आपने डाल दिया FA3। FA3 क्या चीज है? FA3 इज, क्या था FA3? FA3 इज KMnO4, ऊपर KMnO4 लिखा हुआ है, दैट्स व्हाट FA3 इज। तो KMnO4 को उठा के आपने इधर डाल दिया FA3। दोबारा से ब्यूरेट को प्रेप करना है आपने। ब्यूरेट को जब आप प्रेप करोगे तो उसके अंदर आपने इसके कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले भी बताए थे कि ब्यूरेट में वैसे ही डायरेक्टली जाके उल्टा नहीं देना,
क्योंकि ब्यूरेट जो होगा वो हो सकता है साफ ही ना हो, ठीक है। तो पेपर स्टार्ट होने से पहले ही ब्यूरेट को क्या करना है, उसको एक दफा, वो जो खाली ब्यूरेट है ना उसको एक दफा आप डिस्टिल वाटर से धो लो। डिस्टिल वाटर से एक साथ धोना है, वो ब्यूरेट लगा होगा, डिस्टिल वाटर ऊपर से ऐड करोगे, थोड़ा सा डिस्टिल वाटर ऐड करके ना नीचे से टैप ऑन करके उसको जाया कर दो, ठीक है। तो पहला काम है कि डिस्टिल वाटर से उसको थोड़ा बहुत वॉश कर लेना, ठीक है। सेकेंडली, जिस चीज से आप उसको फिल करोगे ना, जैसे इस केस में केमनोफोर के साथ फिल करना है, तो उसको थोड़ा सा केमनोफोर ऊपर से डालो, उससे भी उसको थोड़ा सा वॉश कर लो, वो केमनोफोर भी नीचे से फेंक दो, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर कि पहला एक दफा डिस्टिल वाटर और एक दफा केमनोफोर थोड़ा सा उसके अंदर डाल के उसको रिंस कर लो, और फिर उसको ऑब्वियसली केमनोफोर से भर लो। और केमनोफोर से जब आप भरोगे भी तो 0 सेंटीमीटर क्यूब मार्क ऊपर तक फिल करना इंपॉर्टेंट नहीं है। 0 cm क्यूब के करीब भी अगर फिल हो जाए, टाइम ना जाया करो कि आप बैठ के उसको 0 cm क्यूब तक फिल करने की कोशिश करो। 1.5 भी ठीक है, 2.1 भी ठीक है, बस 0 cm क्यूब के करीब होना चाहिए। थोड़ा सा टैप नीचे से ऑन कर लेना, थोड़ा सा केमनो, ताकि वो नोजल जो है ना उसके अंदर एयर पॉकेट ना हो, ठीक है। तो खैर केमनो फोर के साथ आपने उसको फिल कर दिया, ठीक है। अब अगला पार्ट ये है कि फिल द ब्यूरेट विद Fa3, प्रिपेयर 25 cm of solution of Fa1 from the graduated flask। तो ये वो कह रहा है, ये वाला सोल्यूशन जो है ना ऊपर से उठा के वो नीचे पिपेट से कॉनिकल फ्लास्क में ऐड कर दो। पिपेट का वो सारा पता होना चाहिए, पिपेट इस्तेमाल के साथ करना है, ठीक है। बहुत से लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो फिर से एक दफा, पिपेट किधर है, पिपेट फिलर, पिपेट फिलर में एक दफा दिखा दूं कि इस तरह का तो पिपेट फिलर नहीं होगा। ये किसी जगह मार्किंग भी होगी, एक सेकेंड। हाँ ये, अच्छा, पिपेट फिलर याद रखना कि इसको ए दबा के शुरू में टॉप पे, जब आप ए दबाओगे तो उसको स्क्वीज करके ना उसके अंदर से एयर निकाल लेना, ठीक है। तो मतलब ये उसका पिपेट फिलर का स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए कि ये खाली होना चाहिए, ऊपर से ए दबा के अंदर से हवा सही निकाल दो, और फिर इसको अटैच करना है यहाँ पे। और एस जो है वो सक्शन है, एस करोगे तो वो फिर ऑब्वियसली लिक्विड जो है वो इट विल गेट सक्ड इनटू द पिपेट। और ई एम टी है, ये दो बटन है फिर, लेकिन ये खाली होना चाहिए। ये अगर फुल हुआ तो उससे कोई सक्शन नहीं क्रिएट होगी। तो जस्ट मेक श्योर कि ए दबा के इसको आप कंप्लीटली खाली कर लो पहले स्टार्ट में ही। और बीच में भी ना अगर वो आप सक्शन आपने दबाया हुआ है और वो फिर एकदम से ये फुल हो जाता है, तो फिर से ए दबा के इसको खाली कर लो, ठीक है। अच्छा, एनीवेज वापस आते हैं। पिपेट होपफुली सारों को यूज करना आता ही होगा। इसके ऊपर लोग थोड़ी सी ना वो स्ट्रगल करते हैं वहां पे पेपर के अंदर, तो जस्ट मेक श्योर कि ये जो पिपेट फिलर है ना, ये यूज करना प्रॉपरली आता हो। अच्छा, बाकी ये कि बस पे टाइट्रेशन ही स्टार्ट होगी। यू शुड परफॉर्म अ रफ टाइट्रेशन, ठीक है। टाइट्रेट द सॉल्यूशन ऑफ Fa1 इन द कॉनिकल फ्लास्क अंटिल द फर्स्ट। अब केमनोफोर जो होता है वो पर्पल होता है, ठीक है। टाइट्रेशन में क्या होगा, क्योंकि अब आपने टाइट्रेशन ही परफॉर्म करनी है। ये 25 cm क्यूब आपने, वो जो सॉल्ट का सोल्यूशन था ना जिसके अंदर Fe2+ था, उसने कहा था आयरन 2 की कोई सॉल्ट है। तो अब ये कि Fa3 जो पर्पल कलर का Fa3 या पिंक, डार्क पिंक कलर का Fa3 है, टाइट्रेशन का एंड पॉइंट क्या होगा, केमनोफोर जब भी रिएक्ट करता है ना वो कलरलेस होता है। तो जब तक उसके ड्रॉप्स बीच में डलते जाएंगे और वो रिएक्शन होता रहेगा, तो केमनोफोर कलरलेस होता जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन विल रिमेन कलरलेस जब तक रिएक्शन चल रहा है। जैसे रिएक्शन खत्म हो जाएगा और Fe2+ सारा का सारा खत्म हो जाएगा, तो ऊपर से आप केमनोफोर डालोगे तो नीचे उसने पर्पल ही रहना है। तो आपका एंड पॉइंट ये होगा कि कलरलेस टू पर्पल या पिंक, ठीक है। तो ऊपर से केमनोफोर पर्पल रंग का डाला, नीचे कुछ भी नहीं हुआ, वो पर्पल ही रहा है। तो इसका मतलब है रिएक्शन हैज फिनिश्ड, और दैट इज द पॉइंट व्हेन यू गोइंग टू स्टॉप। उसको स्लो करना है, टाइट्रेशंस बहुत ज्यादा नहीं करनी। दिमाग में रखो कि इतना टाइम नहीं होता, 2 टाइट्रेशंस काफी होती हैं। आप 2 टाइट्रेशंस परफॉर्म करो। 2 टाइट्रेशन वैसे काफी नहीं होती, तीसरी करनी पड़ जाती है, लेकिन 2 टाइट्रेशंस दिमाग में रखो। टाइम के हिसाब से आपने टाइम प्रॉपर्ली मैनेज करना है, और टाइम थोड़ा सा ना मैनेज करने का मैं तरीका भी बता देता हूँ। टाइम क्वेश्चन वाइज मैनेज नहीं करना, टाइम मार्क्स वाइज मैनेज करो, ठीक है। 16 मार्क्स है ना अगर ये पहला क्वेश्चन,
तो 16 आउट ऑफ 40 यानी इसका मतलब इसके ऊपर जो टाइम लगना चाहिए ना आपका 1/3 यानी 40 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। मतलब 16 आउट ऑफ 40 मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्स के हिसाब से टाइम डिवाइड करना, क्वेश्चन के हिसाब से डिवाइड ना करना। ये ना सोचना कि अगर पेपर में 2 क्वेश्चन है तो पहले घंटे में एक क्वेश्चन करूंगा, दूसरे घंटे में दूसरा क्वेश्चन करूंगा। जस्ट मेक श्योर कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है ना उसी हिसाब से। तो अगर ये 20 मार्क का क्वेश्चन होता तो फिर ये 1 घंटा लगाते इस पे, ठीक है, क्योंकि 20 आउट ऑफ 40 आधा टाइम आप इस पे लगाते हैं, ठीक है। तो टाइम थोड़ा सा ना इस तरीके से मैनेज करना कि मार्क्स देख लेना क्वेश्चन, उसी हिसाब से फिर उसका टाइम। सर हाँ जी। टाइट्रेशन में मैंने एक चीज नोट की, मेरा इशू आता है। हमें टीचर, जब मैं टाइट्रेशन कर लेती थी तो कभी कभार मेरा बहुत लाइट पिंक कलर आ जाता था और परमानेंट होता था। तो मैम कह रही होती हैं कि आप उसमें थोड़ा सा और डालें जब तक कि कम्प्लीटली पर्पल ना हो जाए। तो इज दैट इम्पोर्टेंट, या वो जो पिंक आया था वो काफी था, वहां पे रोक दूं टाइट्रेशन? नहीं, वो कलर इसमें इन इन टाइट्रेशन में तो कलर चेंज बड़ा ऑब्वियस होता है ना। मतलब वो कलरलेस है, फिर एकदम से पिंक होगा ना। तो तो वो जरा सा भी स्लाइट कलर तो वो चेंज, वहीं रुक जाना है? जरा सा भी पिंक होगा तो दैट्स फाइन, ठीक है। ओके। ओके। वो काफी होता है। और मतलब ये जितने भी इवन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में इंडिकेटर्स वाला है ना, तो उसमें हल्का सा भी कलर चेंज, लेकिन वो परमानेंट होना चाहिए। ये ना हो कि वो आ, और स्लोली करना है, एंड पॉइंट के ऊपर आपने बहुत स्लोली करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप करना है, ताकि वो जितना एक्यूरेट है उतना उतना बेहतर है, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि 2 टाइट्रेशंस बहुत एक्यूरेटली करनी है, तीसरी तब करना अगर टाइम है और आपकी रीडिंग्स में ना फर्क काफी ज्यादा है, ठीक है। अच्छा खैर, वो रफ टाइटर आप यहाँ पे लिख लोगे, इसका पूरा टेबल आपको बनाना पड़ेगा, कैरी आउट एज मेनी एक्यूरेट टाइट्रेशंस। तो क्या होता है उसमें, आपको 3 दफा इनिशियल ब्यूटी रीडिंग होगी आपकी, ठीक है। टाइम रिमेंबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में स्लो होते हैं। अच्छा, अब ये कि इनिशियल ब्यूटी रीडिंग, फाइनल ब्यूटी रीडिंग, अगेन उसके साथ ये हम ऊपर से ऐड क्या कर रहे थे, केमनो फोर कौन सा था, /CM cube और फिर वॉल्यूम ऑफ, वो जो भी केमनो फोर, ऊपर केमनो फोर का नाम क्या था, केमनो फोर का नाम था FA3, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ FA3/CM cube। अब आप टेबल एक ही बना सकते हो, ऊपर जो रफ टाइटर का है उसका भी टेबल आप अलग बना सकते हो, लेकिन व्हाट यू कैन डू है इसके रफ टाइटर का ना आप इसी के अंदर बीच में उसको फिट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, रफ टाइटर है, फिर आपका एक्सपेरिमेंट 1 या टाइटर 1 होगा, फिर एक्सपेरिमेंट 2 होगा, और इसी तरह एक्सपेरिमेंट नंबर 3 होगा। और टेबल लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लेना। फिर उसमें रिमेंबर के, फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूँ कि जो भी डिवाइस होती है ना, उसकी जो रीडिंग होती है, वो फिर से मैं रिमाइंड करा दूं एक क्विकली। अच्छा, अब ये कि जो भी डिवाइस होती है, अच्छा चलो खैर मैं ये, अच्छा जो भी डिवाइस होती है, उसकी जो ब्यूरेट रीडिंग होती है, ये खैर इतना एक्यूरेट नहीं, ये वाला कर लेते हैं। ये ब्यूरेट का वो वैल्यूज है। अच्छा, जो भी डिवाइस होती है, द ब्यूरेट रीडिंग इज एक्चुअली, आई मीन व्हाट इज दिस रीडिंग, लोअर मेनिस्कस, रीड द लोअर मेनिस्कस। और मेक श्योर कि आपको यू नो हाउ टू यूज द क्लैंप, ठीक है। इफ यू नो हाउ टू यूज द क्लैंप, तो वो लड़कियों को ज्यादा मसला होता है, बिकॉज उनकी हाइट थोड़ी छोटी होती है, वो क्लैंप जो होता है ना, दैट वो अक्सर टेबल टॉप्स ऑन द वेरी हाई, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर यू एडजस्ट इट प्रॉपर्ली एंड यू कैन सी इट प्रॉपर्ली। लोअर मेनिस्कस, ठीक है, ऑलवेज रीड द लोअर मेनिस्कस, दिस रीडिंग इज, और ऑलवेज रीड फ्रॉम लो टू हाई, ठीक है। A lot of people make a mistake, they say that this is 25, मतलब जल्दी में ना वो इसको 25.2 लिख देंगे, ठीक है। मेक श्योर आंखें खुली रखना, ठीक है। वो कम से ज्यादा की तरफ आप रीड करते हो, ज्यादा तो 24.8 है ये, ठीक है। 24.8 ही लग रहा है लोअर मेनिस्कस। अच्छा, सो 24.8, अब ये याद रखना कि दिस इज 24.8, ब्यूरेट 24.8 तक शो कर रहा है। तो मैं ले लेता हूँ इसको 24.8 कर लेते हैं, लेट्स से, ठीक है। लेकिन हमेशा 1 डेसिमल प्लेस आपने ज्यादा ऐड करना है, जो भी रीडिंग होगी ना, जो भी रीडिंग होगी, मेक श्योर दैट यू राइट द रीडिंग बट यू ऐड एन एक्स्ट्रा डेसिमल प्लेस व्हिच इज गोइंग टू बी अ 0, ठीक है। इन मोस्ट केसेस इट्स गोइंग टू बी अ 0। और लेट्स से इनिशियल जो था ना हमारा, दैट वाज, आई एम जस्ट मेकिंग अप दीज वैल्यूज, ठीक है।
तो 0.0, the first reading comes out to be, अच्छा let's not call that a rough titer. Remember I told you कि आप 2 titrations करो सही टाइम लगा के, अच्छे slowly करो, accurately करो. So let's say this is experiment number 1, 24.80, and this is 0.00. ठीक है, तो आंसर क्या है? That's 24.80. Then you do another one. ठीक है, so the other one is, let's say your starting point is 10.50, and your result is, let's say it's coming out to be 35.10. तो ये क्या बन रहा है? इसका कैलकुलेटर पे करते हैं. 35.10 minus 10.50. अच्छा, this comes out to be 24.60. तो 35.00 कर लेते हैं. Let's say it comes out to be 24.50. ठीक है, तो these are your two results जो आपने बहुत टाइम लगा के you did this very very accurately. ठीक है, rough titer, remember if you have sufficient time, ठीक है, if you think you have a lot of time in your practical, do a rough titer, but there's no need to do a rough titer. आप अपने जो accurate titers है ना, उसके अंदर बस थोड़े से एक आध CM cube ऐड कर दो, that would pretty much it. So for example, I can even make a rough titer up. ठीक है, so remember we have to save time. तो इसको कर लेते हैं 26.90, and this comes out to be 25.90. ठीक है, that's my rough titer. ठीक है, rough must be greater than your accurate ones. ठीक है, so just make sure के जो rough है वो make that up. ठीक है, if you have time you can do a rough later on. अच्छा, now the other thing is के experiment number 3, should I do an experiment number 3 over here? You should get 2 concordant results. Now, if your 2 accurate results are very close to each other, just like यहाँ पे it's 24.80 and 24.50, but the problem is they're going to cut marks for this, क्योंकि concordant results जो होते हैं वो क्या होते हैं? Concordant results यानी जो good results है ना, your best results, reliable results, they must be within 0.1. So if you think they are sufficiently close together, ठीक है, for example over here, if you think these are sufficiently close together, okay, I think they're pretty close together. If you get a result like this, that they're pretty close together. So what you can do is over here, what you can do is कि दोनों को ना थोड़ा बहुत adjust कर लो so that they come close to each other. So for example, make this make 124.70, ठीक है, and make the other one उसको थोड़ा सा change करो, make it slightly higher. Let's make it 10.6 and becomes, so now they are concordant. ठीक है, so if your results are sufficiently close together, but sometimes what happens is कि your 2 titrations that you did जो आपने बड़ी टाइम लगा के किया, sometimes what will happen is that they're not close enough. Like this might be 24.70, this might be 22.50. Then that means कि you probably made a mistake. ठीक है, you probably made a mistake. तो इस केस में it is important that you do an experiment number 3 as well. ठीक है, तो वरना अगर 0.3, 0.4 का डिफरेंस है ना, no need to do an experiment number 3. You can sort of make them concordant yourself. ठीक है, क्योंकि टाइम बचाना है. ठीक है, important is time. So then you have, from your accurate titration results, obtain a suitable value to be used in your calculation. So suitable value के your 2 concordant results, take the mean and show करनी है, show that you are taking the mean 24.70 plus 24.60 and you divide by 2, and this comes out to be what, 24.65. ठीक है, so it comes out to be 24.65. अब ये के आगे चलते हैं. अब मोल्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया. ठीक है, तो वी फिगर आउट कि भाई वी फिगर आउट हाउ मच, कितना KMnO4 यूज हुआ है, 24.652. सो वी फिगर आउट ओवर हियर दैट 24.65 cm cube of KMnO4 was used. ठीक है, so this is the amount of KMnO4 that was used. We also have the concentration of KMnO4, which is somewhere over here. It's Fa 3.01 mole per dm cube. So that is also given. तो बस moles निकाल लो, उसमें वही कहा होगा, moles निकालो इसके. ठीक है, तो calculate how many moles of KMnO4. So it's moles क्या है, concentration times volume. Formulas लिखो. ठीक है, make sure उनको clearly आप अपने ना वो बताओ कि किस तरह calculate कर रहे हो.
It's 0.01 mole per dm cube multiplied by 24.65 cm cube divided by 1000 होगा, ठीक है. So what do you get? क्या आ रहा है इसका 24.65? ये मैं कैलकुलेट कर लूं. क्या करना है? डिवाइड बाय 1000 और टाइम्स 0.01. तो मेरे पास आ रहा है 0.000000 246 मोल्स, 2465 मोल्स. ठीक है. These are my moles of KMnO4 that I'm adding from the top. Here he's asking to calculate the moles of Fe2 plus. So KMnO4 and Fe2 plus, it's 1:5, right? So you can, so if this is 0.00002465, the Fe2 plus would be 0.000245 times 5. तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से and I'm going to get 0.00 कितना आ रहा है 123 मोल्स. सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बताने हैं. हाँ 3 पे राउंड कर लो बेशक. ठीक है. ऊपर वाला आपका 4 नहीं है? ऊपर वाला आपका 4 नहीं है जिसमें आपने मोल्स फाइंड किए? उसको भी 3 पे कर दो. ओके. ठीक है. 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. और उसकी रीजन क्या है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स? क्योंकि क्यों कर रहे हैं हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स? वरना वैल्यू तो बहुत बड़ी आ रही थी. उसकी रीजन है कि हमारा जो डेटा गिवन है ना वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है. मतलब ये 1.003 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. कंसंट्रेशन दूसरे वाली की दैट्स आल्सो 3 significant figures. ठीक है. तो जस्ट मेक श्योर कि जो डेटा गिवन है ना जितने significant figures, you can't be more accurate than that. ठीक है. तो इसलिए it's important कि you round it off to 3 significant figures. अच्छा, finally calculate the moles of Fe2 plus in your weight sample of Fe1. अच्छा, ये जो moles निकाले ना Fe के, these are in your flask over here. किधर गया question? अच्छा, these are in your 25 cm cube flask. कितने moles है? 0.00123 थे. अच्छा, ये जो 0.00123 मोल्स थे, they were present in the flask. तो वो जो ओरिजिनल सॉल्ट थी that was a 250 cm cube solution. तो 25 cm cube में इतने हैं. तो how many moles would you have in 250 cm cube? ठीक है. So you would have to calculate that कि ये जो ओरिजिनल आपने सोल्यूशन बनाया था ना जहां पे आपने वो सारी सॉल्ट डाली थी और फिर बीच में मिक्स किया था, तो what are your number of moles in this one? तो वो रेशियो 10 टाइम्स ज्यादा होंगे. ठीक है. कि भाई 25 cm cube फ्लास्क के अंदर ना you had 0.00123 moles. तो वो जो आपका 250 cm cube है ना उसके अंदर कितने होंगे? तो वो मल्टीप्लाई बाय 10 ही होगा. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सो यू विल गेट 0.0123 मोल्स. अच्छा, तो खैर यू फिगर आउट कि भाई वो जो सॉल्ट थी ना ओरिजिनली दैट हैड 0.0123 मोल्स. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज calculate the percentage of iron. तो इससे हम what we can do is we can find the mass of iron. Mass of iron क्या होगी? moles multiplied by mr. अच्छा, make sure calculator के ऊपर ना don't do any rounding. Calculator के ऊपर जो मेरा actual answer है ना that's 0.0012325 है उससे आगे. ठीक है. So I'm not going to round values on my calculator. हर step पे round करने की जरूरत नहीं है. लिखते हुए you're going to round. When you write your answers, you're always going to round, but कैलकुलेटर पे राउंड नहीं करना. कैलकुलेटर पे मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू जो है वो फॉरवर्ड लेके जानी है. ठीक है. अच्छा, आयरन की मास क्या थी? 55.8. तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 55.8 के साथ तो मेरे पास एक बहुत बड़ा नंबर आ रहा है 0.0684037 ग्राम्स. उसको भी मैं 30684 ग्राम्स. ठीक है. 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड कर दिया. कैलकुलेटर पे मैं राउंड नहीं करा. ठीक है. आई एम नॉट राउंडिंग इट ऑन माय कैलकुलेटर. वहां पे मैंने राउंड कर दिया. अब निकालो परसेंटेज ऑफ आयरन. तो आयरन की मास पता लग गई है. वो जो सॉल्ट थी उसकी मास हमने कितनी दी थी? वो यहाँ पे दी थी. वो हमने निकाली थी कि जो सॉल्ट हमने डाली थी ना जिससे वो सोल्यूशन बनाया था और जिसके अंदर हमें आयरन के मोल्स पता लगे और फिर हमने उसकी मास निकाली. उस सॉल्ट की जो मास थी ना दैट वाज 1.65 ग्राम्स. तो बस परसेंटेज निकालना तो कोई मसला नहीं है. वो है कि 0.0684 ग्राम्स आयरन आ रहा है. सॉल्ट की मास 1.65 ग्राम्स है into 100. खैर ये बहुत छोटा नंबर आएगा because I'm using made up values.
तो 0.0684 डिवाइडेड बाय 1.65 और फिर टाइम्स 100, मेरा 4.15% आ रहा है। खैर जो भी वो आंसर आ गया। अब वो कह रहे थे नंबर ऑफ सोर्सेस ऑफ पोटेंशियल एरर इन दिस एक्सपेरिमेंट, वन ऑफ दीज इन्वॉल्व्स द रीडिंग टेकन यूजिंग द बैलेंस। तो स्टेट द मैक्सिमम इंडिविजुअल एरर इन एनी बैलेंस रीडिंग। तो बैलेंस रीडिंग में एरर क्या होगा, वो आप बैलेंस को जाके देखो। जो स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन है ना, अच्छा स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन डिवाइड बाय 2। अब वो बैलेंस मैं वैसे शो कर देता हूँ। लेट्स से बैलेंस रीडिंग ये आ रही है कि एक सेकेंड, केमिस्ट्री लैब। अच्छा तो लेट्स से हमारा जो बैलेंस है ना, यहाँ पे कोई मुझे इमेज नहीं मिला रीडिंग वाला। अच्छा लेट्स से हमारा बैलेंस जो है वो इस तरह रीडिंग शो कर रहा है। वो शो कर रहा था 1.65 ग्राम्स, राइट। तो इसकी स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन क्या है? स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन इज, अच्छा एक सेकेंड होल्ड करना था। अच्छा ये वाला 1.65 ग्राम्स, तो स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन क्या है इसकी? 0.01 है, ठीक है। जो आखिरी डेसिमल प्लेस आ रहा है दैट्स योर स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन। तो इसका मतलब है आपका जो एरर होगा दैट्स गोइंग टू बी 0.01 डिवाइड बाय 2, दैट्स योर एरर। तो ये मैक्सिमम इंडिविजुअल एरर है। और फिर वो कह रहे कैलकुलेट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मास। रिमेंबर दिस कि आपकी हर वैल्यू में ना स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन डिवाइड बाय 2, दैट्स योर एरर। तो इफ आई गो बैक, मास के साथ निकाल रहे थे, यानी इस वैल्यू के अंदर द एरर इज स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन डिवाइड बाय 2, यानी 0.01 डिवाइड बाय 2, तो इट्स 0.005। इस वाली वैल्यू में भी दी एरर इज 0.50, तो स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन डिवाइड बाय 2 व्हिच इज 0.005। इस वाले के अंदर भी द स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन डिवाइड बाय 2 इट्स प्लस माइनस 0.005, ठीक है। तो इंडिविजुअल वैल्यूज के अंदर एरर ये है, लेकिन इस वाले को मैं हटा देता हूं। ये जो मैथ्स निकाली है ना, दैट उसके अंदर जो एरर होगा वो डबल हो जाएगा, क्योंकि जब आप दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हो देयर एरर गेट्स एडेड अप, ठीक है। तो ये जो आपने मैथ्स निकाली थी ना, ये एम्प्टी को बीच में से माइनस किया था जब आपने वो फुल थी, पहले तो उस फुल को वे किया था, फिर बीच में से एम्प्टी ट्यूब को उसमें से सब्ट्रैक्ट किया था। तो रिमेंबर जब आप डिफरेंस लेते हो ना तो एरर एड अप हो जाता है। तो अगर इसमें 0.005 एरर था, इसमें 0.005 एरर है, तो इसके अंदर जो एरर होगा दैट्स गोइंग टू बी 0.01, वो एड अप हो जाएगा, दैट्स गोइंग टू बी योर एरर। और फिर परसेंटेज एरर आप इससे निकाल सकते हो। परसेंटेज एरर क्या है कि इट्स एरर ओवर द वैल्यू टाइम्स 100, ठीक है। तो वो 0.01 डिवाइड बाय 1.65 टाइम्स 100, दैट्स योर परसेंटेज एरर, ठीक है। ये क्लियर है? और इसमें याद ये रख रहे हैं कि जब जब भी एरर ब्यूरेट रीडिंग्स में एरर, जो ब्यूरेट का वॉल्यूम निकलेगा ना उसके अंदर भी जो एरर होगा वो एडअप हो जाएगा। इंडिविजुअल ब्यूरेट रीडिंग्स में एरर जो होता है वो, यानी अगर मैं ब्यूरेट रीडिंग में भी जाऊं ना, तो यहाँ पे दी एरर इज 0.01 डिवाइड बाय 2, यानी स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन एवरी वैल्यू 0.01 डिवाइड बाय 2, दैट्स योर एरर। लेकिन व्हेन यू टेक द डिफरेंस द एरर एड्स अप, तो यहाँ पे जो एरर होगा वो एडअप हो जाएगा दोनों का, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं उस पे, तुम्हारे एक क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं एक अच्छा थोड़ा सा ना हम सॉल्ट एनालिसिस को टच कर लेते हैं कि
ये तो एक वो रीडॉक्स साइटेशन, ठीक है, वो डिफरेंट किस्म की आ सकती है, वो थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन पहले सॉर्ट एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, सॉल्व एनालिसिस में मेन जो चीज है वो तो ये है कि आपका, ये मैं खोल लूँ, एक पेपर भी खोल लूँ। जस्ट वन सेकंड, सॉल्व एनालिसिस के कोई लेटेस्ट पेपर खोल लें। अच्छा, सॉल्व एनालिसिस के अंदर कोई अगर आपको बताता भी है ना कि ये सॉल्ट्स हैं, आपने वो फॉलो नहीं करना, क्योंकि आपके जो मार्क्स होंगे ना वो होंगे आपकी ऑब्जर्वेशन से लिंक्ड। तो अगर किसी ने आपको बता दिया ना कि मैग्नीशियम सल्फेट आ रहा है, और आप बैठ के जबरदस्ती मैग्नीशियम सल्फेट बीच में फिट कर रहे हो, तो उनको पता लग जाएगा कि आप चीटिंग कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशंस कुछ और हैं और आप लिख कुछ और रहे हो, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर कि गो विद योर ओन ऑब्जर्वेशंस, जो आपको समझ आ रहा है ना सॉल्ट एनालिसिस के अंदर, आपने टेस्ट किया, परफॉर्म किया, रिजल्ट आया, और उसकी बेसिस के ऊपर जो कंक्लूजन आपने निकाला है, दैट्स, उसको उसके ऊपर रहना, ठीक है। ये ना देखना कि किसी ने आपको क्या बता दिया एग्जाम से पहले कि सॉल्ट एनालिसिस के अंदर ये चीज आ रही है, ये चीज आ रही है, उसको कभी ट्रस्ट ना करना, क्योंकि उस सबसे बड़ा मसला ना पेपर के अंदर इस तरह की बातें क्रिएट करती हैं सॉल्ट एनालिसिस में। अच्छा, जस्ट वन सेकंड, लेट मी ओपन अ पेपर, एक सेकेंड। अच्छा, रिमेम्बर सॉल्ट एनालिसिस सबसे आसान काम है, ठीक है, पर लेकिन इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो आपने केयरफुली फॉलो करनी है, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस में कंक्लूजन के मार्क्स काफी कम होते हैं, ज्यादातर मार्क्स होते हैं ना ऑब्जर्वेशंस के होते हैं। तो इफ आई ओपन दिस, जस्ट एक रैंडम पेपर मैंने खोला हुआ है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस, अच्छा क्वालिटेटिव एनालिसिस, he's he's taken FA7 and FA8, ठीक है। Now you don't know what FA7 and FA8 are, ठीक है, you have no idea what FA7 FA8 are। मैं पहले से, हम ना वो जो सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस है ना उधर से जाके देख लेते हैं कि FA7 FA8 क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे ख्याल से। अच्छा, so let's say, अच्छा, so FA7 is सोडियम थायोसल्फेट, और FA8 जो है ना, दैट्स एल्यूमिनियम अमोनियम सल्फेट। ये मुश्किल सी चीज कोई वो है, एक सेकंड है ना मेरा। अच्छा, तो ये एक मुश्किल सी कोई सॉल्ट है, एल्यूमिनियम अमोनियम सल्फेट, और दोनों सॉल्यूशंस हैं 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, राइट। तो, और मैं ये आपको नहीं पता, ये चीज आपको नहीं पता। अब सोडियम थायोसल्फेट उस के वो टेस्ट करा रहा है, सोडियम थायोसल्फेट आपके टेस्ट वाली शीट के अंदर है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। वो आपको सिर्फ उसे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि आप बैठे ना, क्योंकि उसके वो रिजल्ट आएंगे जो आपने कभी देखे ही नहीं है। क्योंकि सोडियम थायोसल्फेट अगर आप वो जो साथ अपेंड हुई होती है ना जो टेस्ट वाली शीट है किधर है, तो यहाँ पे आप देख लो कि सोडियम, ना सोडियम है ना थायोसल्फेट है, किसी का टेस्ट उस इन दोनों में से उसने नहीं लिखा हुआ। अच्छा सॉरी, थायोसल्फेट का बीच में आ गया, 22 में आ गया, उसका आ गया, उसका लिखा हुआ है, तो ठीक है, थायोसल्फेट अब उन्होंने ऐड कर दिया। लेकिन कभी कभार होता ही है कि दे गिव यू अ टेस्ट जो बीच में मिसिंग होता है। अच्छा, अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या क्या वो कह रहे हैं। पहले तो वो कह रहे हैं, और मैं लिख भी देता हूँ इसके ऊपर ना, कि हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे, सोडियम थायोसल्फेट और अमोनियम सल्फेट। तो दिस इज Na2S2O3, जो कि हमें नहीं पता कि क्या है। एंड दिस इज अमोनियम भी था इसमें, एल्यूमिनियम भी था, और इसमें सल्फेट भी था। अच्छा, सो ऐड 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलाउड टू स्टैंड। तो सबसे पहले तो उसने कहा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करो, ठीक है, दोनों में। और फिर वो कह रहा है बैरियम नाइट्रेट ऐड करो या बैरियम क्लोराइड ऐड करो। सो फर्स्ट थिंग इज, और ये दोनों एक ही टेस्ट है। जब वो डॉटेड लाइन का मतलब होता है, कि डॉटेड लाइन का मतलब है कि इट्स द सेम टेस्ट दैट इज रिपीटिंग, कि पहले ये करो, उसके बाद उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर
आपने ये करना है 1 सेंटीमीटर, आपने मेजर करके नहीं करना, अंदाजे से करना है। 1 सेंटीमीटर इज वो खुद ही आपकी जो फिंगर है ना उसमें, जैसे आपकी जो लिटिल फिंगर है ना उसमें जो पहला मार्क आता है ना, जो आपकी फिंगर्स पे लाइंस लगी होती हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली करना है, और सेकंड 2 मिनट्स तक उसको स्टैंड करना है, ठीक है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, नाइट्रिक एसिड डालने से क्या होगा? मेरा नहीं ख्याल कुछ होना चाहिए, अगर जो भी हुआ वहां पे वो आप वैसे लिख दोगे, लेकिन अपेरेंटली यहाँ पे क्विकली हैव अ लुक, ये सामने होगी शीट। हाँ, इसका थायोसल्फेट का है कि इट विल स्टार्ट गिविंग एक स्लो, इसलिए उसने कहा है 2 मिनट तक ना। नाइट्रिक एसिड में एसिड होता है, H+1 आयंस होते हैं, तो जब आप 2 मिनट के लिए उसको छोड़ोगे ना, थायोसल्फेट वाली जो टेस्ट ट्यूब होगी, तो पेल येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और स्लोली होगा। दैट वुड शो कि भाई वो हाँ ठीक है थायोसल्फेट है, तो इधर से हमें पता लग जाएगा कि जो Fa7 है ना उसके अंदर येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म्स, और 2 मिनट का टाइम दिया हुआ है, तो हो सकता है कि वो स्लोली फॉर्म हो। ये अमोनियम और एल्यूमिनियम और सल्फेट आयंस का मेरा नहीं ख्याल उसका नाइट्रिक एसिड से कोई ताल्लुक है, तो इसके अंदर तो probably नो ऑब्जर्वेशन। नाइट्रिक एसिड probably इंसानों के साथ कुछ भी नहीं करेगा। अच्छा, देन यू हैव, लेकिन रिमेम्बर आपको किसी चीज का कुछ नहीं पता, आपको जो चीज नजर आ रही है ना, आपने एग्जैक्टली ये 4 मार्क्स उसी के हैं, जो चीज आपको नजर आ रही है वो आपने लिख देनी है, लेकिन अपनी तरफ से रैंडमली ना लिख देना, ठीक है, बातें बिल्कुल ही रैंडमली ना लिख लेना। यहाँ पे देख लेना कि टेस्ट वाली जो शीट है ना उसमें ऑब्जर्वेशन किस तरह लिखी हुई है, कि व्हाइट प्रेसपिरेट है, फेंट व्हाइट प्रेसपिरेट है, ठीक है, ग्रे ग्रीन प्रेसपिरेट है, पेल ब्लू प्रेसपिरेट है, इनमें से तो कोई मैच नहीं हो रही, तो आपने उसी तरह आंसर करना है, ठीक है, कि जो ऑब्जर्वेशन है ना मेक श्योर कि वो इसी फॉर्मेट में हो। बिल्कुल ही अपनी वर्ड में कोई रेड ब्राउन प्रेसपिरेट बन रहा है तो वो लिख देना, जो भी चीज बन गई है वो इधर से थोड़ा सा देख लेना, ताकि वो एग्जैक्ट उसी वर्डिंग के अंदर हो। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस, फिर वो क्या कर रहा है, फिर वो कह रहा है बैरियम नाइट्रेट ऐड करो। बैरियम जो होता है वो टेस्ट होता है, वो जल्दी से पीछे जाके देख लो बैरियम, और ऐड करने से पहले थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर लेना कि क्या होगा, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा, तो आप फिर मतलब वो चीजें हो जाती हैं आपको पता ही नहीं लगता, तो आप पहले से एक्सपेक्ट करो कि क्या होना चाहिए, बैरियम नाइट्रेट ऐड करोगे, व्हाट शुड हैपन। तो बैरियम नाइट्रेट किस चीज का टेस्ट है, कहाँ पे आता है बैरियम? बैरियम का NaOH और अमोनिया, NaOH के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन यहाँ पे NaOH है नहीं, तो ये वाला टेस्ट तो होगा नहीं, दिस इज नॉट द टेस्ट वी आर लुकिंग फॉर बैरियम। बट बैरियम इज यूज्ड एज अ टेस्ट, इस जगह पे बैरियम इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग सल्फेट्स, ठीक है, सल्फेट को भी आइडेंटिफाई करता है, सल्फाइट को भी आइडेंटिफाई करता है, तो और वो क्या करता है, गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद सल्फेट insoluble in excess dilute strong acid। तो अब डेफिनेटली यहाँ पे ना ये जो Fa8 था ना जिसमें सल्फेट था, यहाँ पे आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। अच्छा, लेकिन उसने ना क्योंकि वो सल्फ्यूरिक एसिड वाली बात की नहीं है, तो हमारी कंक्लूजन यहाँ से ये निकलेगा, कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है, ही डिडंट आस्क फॉर द कंक्लूजन, लेकिन इट कुड बी सल्फेट, इट कुड बी सल्फाइड, क्योंकि दोनों के अंदर जो डिफरेंशिएट करने वाला जो टेस्ट था ना वो उसने किया ही नहीं है। वो डिफरेंशिएट करने वाला टेस्ट जो था वो उसे यहाँ लिखा हुआ था कि उसे कहा था कि भाई वो डिफरेंशिएट अगर करना है तो एक डाइल्यूट एसिड में इनसॉल्युबल है, दूसरा जो है वो सल्फाइड जो होता है वो डाइल्यूट एसिड के अंदर इट इज सॉल्युबल। तो मसला है वो डिफरेंशिएट करने वाला उसने टेस्ट लिखा ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं होगा कि इन दोनों में से कौन सा है। थायोसल्फेट का कोई टेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं होगा, नो ऑब्जर्वेशन, नो चेंज। हो सकता है कोई चेंज हो जाए, हो सकता है कोई रंग बिरंगा, मतलब पीछे जो टेस्ट की शीट है ना उस पर तो कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो भी होगा जो आपके सामने हो रहा है वो आपने लिखना है। अच्छा, फिर पोटेशियम मैग्नेट 7 वो ऐड कर रहा है, KMnO4 and add a few drops of iron 3 and allow to stand for, अच्छा ये दूसरा टेस्ट है, टेस्ट नंबर 2। KMnO4 that's an oxidizing agent। तो अब जाके देखते हैं व्हाट कुड KMnO4 बी यूज फॉर। तो यहाँ पे ना इधर तो KMnO4 का कहीं भी नहीं कुछ लिखा हुआ, ठीक है। फिर KMnO4 का कहीं भी एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है
सल्फाइड के केस में। अच्छा, यहाँ पे वो डिफरेंशिएट कर रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट। वो लिखा है डीकलराइजेस एसिडिफाइड एक्वस KMnO4। तो हम सल्फेट और सल्फाइड तक पहुंच गए थे। नाउ वील बी एबल टू डिफरेंशिएट कि भाई whether there's going to be KMnO4 decolorize होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो इन आवर केस इट वोंट, क्योंकि हमारे पास तो सल्फेट है, वो ऊपर हमने पीछे से देख लिया था। तो KMnO4 will not do anything over here, ठीक है। It's not going to get decolorized. इसका तो पता ही नहीं कि होगा क्या, वो जो कुछ आपको वहां पे नजर आएगा वो आपने लिख देना है, ठीक है। फिर add a few drops of aqueous iron 2 chloride and allow to stand। तो अब आयरन 2 क्लोराइड क्या करेगा? आयरन 2 क्लोराइड आयरन 2 क्लोराइड इन सारों के साथ पीछे टेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ आयरन 2 क्लोराइड क्या चीज करेगा। बट आयरन 2 क्लोराइड इज ओवर हियर। NaOH और NH3 के साथ तो वो कुछ करता है, ठीक है। इट रिएक्ट्स विद NaOH एंड NH3। तो मे बी यू माइट गेट अ ग्रीन प्रेसिपिटेट, क्योंकि अमोनियम आयंस हैं तो थोड़ा बहुत शायद अमोनिया हो, तो मे बी यू माइट गेट अ ग्रीन प्रेसिपिटेट। अदरवाइज आयरन 2 आयंस आर नॉट प्रेजेंट इन एनी टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये याद रखना, बहुत सारे टेस्ट वो इससे बाहर से करेगा और उसके अंदर जो आपको नजर आए वो आपने लिख देना है। तो इधर वो आप परफॉर्म करोगे तो तभी पता लगेगा क्या होगा, ठीक है। वरना पीछे उससे तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते व्हाट्स गोइंग टू हैपन। खैर, आई एम गोइंग टू ओपन द मार्किंग स्कीम नाउ फॉर द सेम पेपर, ठीक है। um, तो वो वही दिया हुआ था कि वो पहला वाला नाइट्रिक एसिड के साथ पेल येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। बैरियम के साथ इट वुड फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट। KMnO4 के साथ अच्छा, यहाँ पे थायोसल्फेट के साथ डेड रिएक्ट, लेकिन वो पीछे नहीं लिखा हुआ था, तो वो अगर डीकलराइज हो रहा है तो आप लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि सल्फेट था तो नथिंग हैपेंड, ठीक है। सो वी वर एबल टू कंक्लूड के कंक्लूजन क्या थी कि भाई इससे पता लगा था कि इट्स सल्फेट और सल्फाइड। इससे पता लगा था कि थायोसल्फेट है। फिर इससे कंफर्म हुआ था कि सल्फेट है। और आखिरी वाले में इधर कुछ भी नहीं हुआ, सोल्यूशन स्टेज येलो। यहाँ पे है कि पर्पल कलर फेड्स टर्न्स कलरलेस, ठीक है। तो FeCl3, ये पीछे टेस्ट में नहीं लिखा हुआ था, तो वी हैड नो आइडिया व्हाट्स गोइंग टू हैपन। जो भी हुआ वो आपने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में लिख लिया। और अगला मार्क उसी कंक्लूजन का है कि कंक्लूजन यही था कि वो थायोसल्फेट और सल्फेट को आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। सो यू शुड बी एबल टू डू दैट नाउ। तो रिमेंबर 4 मार्क्स, इसके जो 4 मार्क्स है, जस्ट मेक श्योर के ऑब्जर्वेशंस लिखती हैं, दैट्स इट, 4 मार्क्स। कंक्लूजन सिंपल, 2 मार्क्स। सॉल्ट एनालिसिस यूजुअली सिंपल है, ठीक है। आपने ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। उसमें कंफ्यूजन जो होगी ना, वो होगी कि आपको बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। दीज आर लाइक 8 टेस्ट, इट्स गोइंग टू बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। सो मेक श्योर कि वो और कोई टेस्ट ट्यूब ना जाया ना करना। आपको सफिशिएंट टेस्ट ट्यूब्स गिवन होंगी, सो जस्ट मेक श्योर कि यू डोंट थ्रो द सॉल्यूशन वंस द टेस्ट इज डन। तो उस टेस्ट को ना रैक के अंदर रख लेना, ठीक है। शायद वो आगे जाके ना इट माइट बी यूजफुल, और मे बी यू फॉरगेट समथिंग, या कंक्लूजन्स के अंदर इट माइट बी हेल्पफुल, ठीक है। कि हो सकता है मे बी यू डिडंट राइट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन, मे बी यू वेंट बैक, तो आपने फिर उसकी ऑब्जर्वेशंस को करेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, then he says select reagents to test and identify as many of the cations as possible, Fa7 and Fa8, carry out your test and record your reagents। अच्छा, अब cations का सिंपल है, वो कह रहा है as many cations as possible। तो एंड सेलेक्ट रिएजेंट्स, तो यहाँ पे मेक श्योर यू ड्रॉ प्रॉपर टेबल जैसा। और टेबल किस तरह बनाना है? जो इस तरह बनाया, जैसा उसने बनाया हुआ था, टेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। Fa7 Fa8, जस्ट मेक द सेम टेबल, एग्जैक्ट यही फॉर्मेट। टेस्ट नंबर 1 कैटाइन के लिए व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। व्हाट्स टेस्ट नंबर 2? नाउ कैटाइंस आर सिंपल, आइडेंटिफाइंग कैटाइंस, ठीक है। मेक श्योर द टेबल इज ड्रॉन एग्जैक्टली द सेम वे। अब आ जाते हैं उसके ऊपर कि उसका क्या करना है कैटाइंस के लिए। So for cations, what you're going to do is, वो किधर गया यार टेस्ट? हाँ, cations के आपके दो ही टेस्ट होते हैं, they're basically 2 tests, NaOH and NH3, that's it। टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, that's it। तो ऊपर जो टेबल बनाओगे ना, जो कि उसी फॉर्मेट में बनेगा, so there's test number 1 and there's test number
दिस टेस्ट नंबर 2। अच्छा, अब टेस्ट नंबर 1 के अंदर ना मेक श्योर के NaOH को पहले आप थोड़ा डालते हो 1 cm³ एंड देन इन एक्सेस। यानी अगर आपकी टेस्ट ट्यूब है ना, तो मेक श्योर तो पहले तो 1 cm³ आपका सोल्यूशन होगा, लेट्स से दैट्स FA7। तो पहले आप NaOH डालोगे 2 पार्ट्स में, यू हैव टू ऐड इट इन 2 पार्ट्स। पहले डालें थोड़ा सा 1 cm³, ठीक है, जस्ट अ स्लाइट अमाउंट NaOH डाला, सी द रिजल्ट। वो कुछ भी हो सकता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, फेंट व्हाइट प्रेसिपिटेट, ग्रे ग्रीन प्रेसिपिटेट, पेल, व्हाटएवर हैपेंस, ठीक है। और फिर उसका एक देन एड इट इन एक्सेस। तो पहले तो टेस्ट ना 2 पार्ट्स में हो गए, एड अ फ्यू ड्रॉप्स, आगे ऑब्जर्वेशन लिखो, फिर एड इन एक्सेस। इन एक्सेस का मतलब है कि फिर उसको ना ऊपर टॉप तक भर दो और थंब रख के ना उसको शेक भी कर लो, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू सी कि इफ देयर इज एनी प्रेसिपिटेट दैट इज अच्छा, फिर वो कह रहा है कि इफ देयर इज एनी precipitate, see if it dissolves or not। तो अब हमारे टेस्ट कौन कौन से पॉजिटिव हो सकते हैं? सबसे बड़ा मसला ना व्हाइट प्रेसिपिटेट्स में आता है, बिकॉज देयर टू मेनी व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। तो अमोनिया के साथ भी वही होगा। अब रिमेंबर एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम वाज प्रेजेंट, वो जो पीछे हमने उनकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी है ना, तो एल्यूमिनियम वाज देयर, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के केस में you're going to get white precipitate soluble in excess in NaOH, insoluble in excess in NH3। तो वो उससे पता लग जाएगा white precipitate है। Magnesium also gives white precipitate, but in both cases it's insoluble, ठीक है। और तो एल्यूमिनियम था, और क्या था वहां पे? Na का तो Na था, that was another cation that was present, लेकिन Na has no test, there's no test for Na, so you can't really identify it। जो पीछे जो लिखा हुआ था ना कि कौन कौन सी सॉल्ट्स थी, अमोनियम वाज अनदर कैटायन, ठीक है। और होपफुली ये पता है कैटायंस आर पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो अमोनियम वाज अनदर कैटायन। अमोनियम के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप अमोनियम का जो टेस्ट होगा ना, उसके साथ आपने क्या करना है कि चलो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया, आपको पता लग गया एल्यूमिनियम है, लेकिन फिर अमोनियम का भी टेस्ट करो कि उसको अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड ऑन वार्मिंग और हीटिंग, उसको थोड़ा सा हीट करो नीचे से, इतना ज्यादा हीट ना करना कि ऊपर से बॉईल करके इट फॉल्स आउट ऑफ, ठीक है। पेपर अपना बचाना, पेपर अपना दूर रखना, सूखी जगह पे हाथ में टिश्यू पेपर रखना ढेर सारे, ताकि आपके हाथ गीले ना हो। पेपर आपका इट शुड नॉट, उसको गीला नहीं होना चाहिए, वरना लिखना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब नीचे से हीट करो, अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी टॉप से, अगर अमोनियम आयंस है तो आपने क्या करना है, वो क्या बताया था, लिटमस पेपर रखना है। अमोनिया का टेस्ट वो लिखा हुआ है नीचे, लिटमस पेपर, वो भी रेड लिटमस पेपर। उसको थोड़ा सा ना पानी में गीला कर देना, तो वो एकदम से ब्लू होना शुरू हो जाता है, एक पार्ट उसका ब्लू होना शुरू हो जाएगा, दैट्स अ टेस्ट फॉर अमोनिया। तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि अमोनियम आयंस आर आल्सो आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो तो ये सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है। जस्ट रिमेंबर ऑलवेज के सॉल्ट एनालिसिस जो है वो थोड़ा सा रिलेटिवली सिंपल होता है। लेकिन फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, सॉल्ट एनालिसिस मेक श्योर कि मैं सॉल्ट एनालिसिस को एक दफा फिर गो थ्रू कर लेता हूँ जल्दी से। सॉल्ट एनालिसिस मेक श्योर कि अगर कोई आपको बता भी देना कि सॉल्ट एनालिसिस क्या आ रहा है या कौन सी सॉल्ट्स आ रही हैं, आपने उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना, ठीक है। जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं आपने उसके हिसाब से लिखना है, ठीक है। अगर आपने कोई अपनी तरफ से सॉल्ट लिख दी और किसी दोस्त ने आपको बता दिया कि मैग्नीशियम आया है या फिर एल्यूमिनियम आया हुआ है, जैसा ये वाला जब प्रैक्टिकल हुआ होगा ना, किसी ने बता दिया होगा कि भाई वो एल्यूमिनियम है, ठीक है, तो लोग जबरदस्ती बीच में ना यहाँ पे कंक्लूजन के अंदर ना यहाँ पे एल्यूमिनियम लिख रहे होंगे कि भाई ये कैटन है, तो जबकि पीछे ऑब्जर्वेशन उन्होंने गलत लिखे होंगे, तो वो फिर चीटिंग में आ जाता है, ठीक है। जस्ट मेक श्योर के आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से आपने कंक्लूजन देना है। तो अच्छा, एक तो ये हो गया, टेबल भी बन जाएगा, और फिर उसका राइट आयनिक इक्वेशन। अच्छा, कुछ रिएक्शंस की आयनिक इक्वेशन याद रख लेना कि जो प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं ना, एल्यूमिनियम NaOH के साथ क्यों प्रेसिपिटेट बनाता है? एल्यूमिनियम बनाता है क्योंकि उसका जो OH आयन है ना, वो दोनों मिलके इनसॉल्युबल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। इन सारों के जो प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं ना, वो सारे इसी वजह से बन रहे हैं। क्रोमियम आयंस NaOH के साथ क्यों प्रेसिपिटेट बना रहा है ग्रे ग्रीन? क्योंकि क्रोमियम आयंस भी सेम थिंग, क्रोमियम +3 जो है वो OH आयंस के साथ मिल जाता है एंड इट एंड्स अप फॉर्मिंग क्रोमियम हाइड्रोक्साइड एंड दैट्स इनसॉल्युबल एंड दैट्स योर प्रेसिपिटेट, ठीक है। सिमिलरली आयरन 2
का अगर वो कह देता है कि इसका ना वो आयनिक इक्वेशन लिखो, तो आयरन 2+ OH आयंस के साथ मिलके आयरन हाइड्रोक्साइड बना देता है। अच्छा, ये अमोनिया के साथ भी एक्चुअली यही हो रहा है, क्योंकि एक्वस अमोनिया जो होता है ना, दैट इज एक्चुअली हाइड्रोक्साइड। एक्वस अमोनिया जो होता है ना, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो OH आयंस उधर भी होते हैं एक्वस अमोनिया में। तो वो जो प्रेसिपिटेट बनता है ना, उसी वजह से बनता है कि, तो उसकी भी वही सेम होगी कि एल्यूमिनियम जो है ना, वो अमोनिया के अंदर क्यों प्रेसिपिटेट बना रहा है, क्योंकि वो इसलिए बना रहा है क्योंकि उसके अंदर भी OH आयंस है, और वो एल्यूमिनियम OH आयंस के साथ मिलकर इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, नाउ द अदर पार्ट इज कैटायंस के भी, ये सिल्वर आयंस क्यों क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट बनाते हैं, क्योंकि सिल्वर आयंस जाके क्लोराइड आयंस के साथ मिलके दे फॉर्म एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर कि यू नो हाउ टू राइट आयनिक इक्वेशन। बैरियम आयन सल्फेट आयन के साथ मिलके क्यों प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, क्योंकि बैरियम आयंस जाके सल्फेट आयन के साथ मिलके, खैर एक मार्क का ही आता है, वो कहता है किसी एक की आयनिक इक्वेशन लिख दो, जो भी टेस्ट किया ना उसकी आयनिक इक्वेशन लिख लो। सो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। कोई इतना, मतलब सिल्वर आयंस आयोडाइड के साथ प्रेसिपिटेट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि सिल्वर आयंस I-1 AgI प्रेसिपिटेट, ठीक है। अच्छा, दैट्स इट। सो थोड़ा सा मैं सॉल्ट्स के बारे में फिर से एक दफा गो थ्रू कर लूं कि सॉल्ट्स में क्या होता है कि सॉल्ट एनालिसिस में कार्बोनेट, रिमेंबर कि कार्बोनेट का जो टेस्ट है ना, वो सिंपल है। एसिड डालोगे ना तो जैसा कोक में बबल्स बनते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बनेंगे, ढेर सारे बबल्स बनेंगे। और जैसा आप कोक बीच पे ग्लास में डालते हो, लॉट्स ऑफ बबल्स विल बी प्रोड्यूस, एफर्वेसेंस, ठीक है। तो वो इंडिकेट करेगा कार्बोनेट है। Cl-1, Br-1, I-1 का टेस्ट बड़ा सिंपल है। अगर वो सिल्वर नाइट्रेट निकालता है ना, जैसे ही वो कहता है कि अच्छा, जैसे ही वो कहता है कि सिल्वर नाइट्रेट डालो, ठीक है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि भाई किसका टेस्ट होने लगा है, हैलाइड्स का होने लगा है, ठीक है। और हैलाइड्स का टेस्ट बहुत आसान है। अगर तो रिजल्ट किसी का भी नहीं आया तो उसका मतलब हैलाइड नहीं है। सिल्वर आयंस इज सिंपली यूज फॉर अ टेस्ट फॉर हैलाइड्स। और वाइट प्रेसिपिटेट, क्रीम प्रेसिपिटेट और येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है, 3 प्रेसिपिटेट्स बनते हैं अलग अलग। अगर वो एल्यूमिनियम फॉइल निकालता है टेस्ट के अंदर, तो NaOH भी डालेगा। वो टेस्ट नाइट्रेट और नाइट्राइट का होता है, ठीक है, रिमेंबर दैट। ऑलवेज रिमेंबर कि एल्यूमिनियम फॉइल, जैसे उसने बीच में कहा ना एल्यूमिनियम फॉइल डालो, तो NaOH डालो एल्यूमिनियम फॉइल, दैट मीन्स इज गोइंग फॉर अ नाइट्रेट टेस्ट। और उसका मतलब है अमोनिया लिबरेट होगी, तो आपको पहले से ना रेडी होना चाहिए, वो फिल्टर पेपर लेके ऊपर खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि उसका मतलब अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी। और अगर अमोनिया गैस नहीं प्रोड्यूस होती तो उसका मतलब ये टेस्ट जो है नाइट्रेट वाला टेस्ट, दैट डिड नॉट वर्क आउट, ठीक है। बैरियमाइंस डालता है, बैरियमाइंस का मतलब ये है, बैरियमाइंस आए बीच में, इसका मतलब है भाई वो सल्फेट या सल्फाइड का टेस्ट करने लगा, ठीक है। थायोसल्फेट का तो ये टेस्ट है, सामने लिखा हुआ है। तो रिमेंबर, थोड़ा सा ना प्रिडिक्ट करना आना चाहिए। तो सिल्वर डालने की कोशिश की तो उसका मतलब हैलाइड का टेस्ट करने लगा। एल्यूमिनियम फॉइल और एल्कली बीच में ऐड करा, तो दैट मींस कि अब वो नाइट्रेट नाइट्राइट का टेस्ट करने लगा। बैरियमाइंस इसका मतलब सल्फेट सल्फाइड का टेस्ट करने लगा, ठीक है। और अगर वो खाली NaOH और NH3 डालता है तो उसका मतलब वो कैटायन का टेस्ट करने लगा है, ठीक है, दैट्स इट। और ये टेस्ट 2 वेज होते हैं, ठीक है, रिमेंबर दैट कि NaOH का टेस्ट क्या है कि इट डिटेक्ट्स कॉपर 2 आयंस, यू गेट पेल ब्लू प्रेसिपिटेट, राइट। लेकिन कॉपर आयंस यूज करके आप NaOH को भी डिटेक्ट कर सकते हो कि अगर लेट्स से एक बीकर में NaOH पड़ा है तो आप उसमें कॉपर सल्फेट डालोगे तो you'll get a pale blue precipitate। तो रिमेंबर, जिस चीज से आप आइडेंटिफाई करो ना, वो चीज उसको भी आइडेंटिफाई कर सकती है। इट कुड बी आइदर वे, ठीक है। बट स्टिल रिमेंबर के सॉल्ट एनालिसिस रिलेटिवली इजी होगा, ठीक है। और तो वली कोई क्वेश्चन है, आयजा कोई क्वेश्चन है? मैं इस एक रेट का क्वेश्चन मैं दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। सॉल्ट एनालिसिस भी हमने गो थ्रू कर लिए, एक थोड़ा ना रेट के बारे में कर लेते हैं कि किधर गया हमारा रिएक्शन काइनेटिक्स। एक सेकेंड। और मेक श्योर अगर स्टेप्स बहुत ज्यादा हैं, स्टेप्स गलत नहीं होने, मिस नहीं होने, उसके ऊपर क्लियरली मार्क कर लेना, ये स्टेप कर लिया, वो कर लिया। इस तरह का अगर
पेपर खोला ना और इस तरह का उन्होंने इतने ज्यादा पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो ये डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये पेपर जो है ना मुश्किल नहीं होगा लेकिन लेंथी बड़ा होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें जब करोगे ना तो इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगर इस तरह के ढेर सारे पॉइंट्स लिखे हुए ना कि पहले ये करो फिर वो करो फिर ये करो, तो वो फिर दैट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग पेपर। इसका मतलब यू हैव टू सॉर्ट ऑफ वॉच आउट फॉर टाइम, ठीक है। अच्छा खैर एक और रेट का क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा ये वाला वो मैंने करना है, प्रिंटेड पेज वाला एक होता है, तो जस्ट अ सेकेंड। हाँ ये शायद प्रिंटेड पेज वाला है, ठीक है, कि इसमें सल्फर प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा सो दिस वन, rate of reaction kinetics. So there's some reaction going on. You don't care what the reaction is, ठीक है। There's thiosulfate reacting with an acid. तो क्या बनता है? Sulfur produce होता है, ठीक है। So you're saying that there's a reaction and you're supposed to. The rate of the reaction can be followed by observing the formation of a fixed amount of sulfur as a fine suspension of solid particles in the solution. The rate of decomposition at a fixed temperature is affected by the concentration of thiosulfate ions and the concentration of hydrogen ions. वो कहते हैं दोनों की concentration से the rate of the reaction gets affected. Now, in a series of experiments where the concentration of a reagent is changed, 1 over time can be used as a measurement of rate. ठीक है, 1 over time का मतलब है कि भाई वो टाइम ज्यादा होगा तो रिएक्शन स्लो है, टाइम कम होगा तो रिएक्शन फास्ट है। The volume of the reagent used can be taken as a measurement of its concentration, provided that the total volume of the mixture is kept constant. ये चीज याद रखना, जब भी रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन होगा ना तो, और डाइल्यूशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन, यू हैव टू चेंज कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन आपने किस तरह चेंज करनी है? पानी ऐड करके, यानी कोई भी सोल्यूशन है ना FB1 है लेट्स से, वो कह रहा है कि FB1 की ना कॉन्सेंट्रेशन चेंज करो। लेट्स से पहले एक्सपेरिमेंट 10 cm क्यूब यूज किया, तो उसके अंदर आप डिस्टिल्ड वाटर ऐड करोगे, तो पहले एक्सपेरिमेंट में 0 सेंटीमीटर क्यूब ऐड किया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में अगर आपने उसको डाइल्यूट करना है ना, यू विल ऐड 8 cm क्यूब ऑफ FB1, ठीक है, और बीच में यू गोइंग टू ऐड 2 cm क्यूब ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। दैट मींस यू आर डाइल्यूटिंग इट, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो रही है। लेकिन टोटल वॉल्यूम रिमेंबर हैज टू बी केप्ट कांस्टेंट, ठीक है, वो वेरी नहीं होना चाहिए, वरना सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन वेरी होनी चाहिए। तो इस तरह आप, और रिमेंबर ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 5 पॉइंट्स चाहिए, 5 एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, यू नीड मिनिमम ऑफ 5 एक्सपेरिमेंट्स टू मेक अ ग्राफ। 6 सेंटीमीटर क्यूब वाला होगा तो उसके अंदर 4 cm क्यूब डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर दो, 4 cm क्यूब FE1 लिया तो उसके अंदर 6 cm क्यूब डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर दो। बट एवरी टाइम मेक श्योर कि आप उसको डाइल्यूट किए जा रहे हो, बट यू हैव टू कीप द टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट। खैर मूविंग ऑन, क्वेश्चन पे आ जाते हैं नाउ। अच्छा, फिल द बुरेट लेबल FA1 विद FA1। अच्छा लेबल भी FA1 हुआ है, और रिमेंबर ब्यूरेट प्रेप करना मैंने बता दिया था कि पहले साफ कर लेना डिस्टिल वाटर से थोड़ा सा डाल के, नीचे से निकाल लेना, और फिर उसके बाद उसमें FA1 थोड़ा सा डाल देना, उसको भी नीचे से फेंक देना, ठीक है, फिर FA1 से भरना, और टैप थोड़ा सा ऑन कर लेना ताकि वो उसके अंदर कोई वो एयर पॉकेट्स ना हो, ठीक है। अच्छा अब वो कह रहा है कि उसे उसको कम्प्लीटली फिल करना है और पूरा 50 cm क्यूब जो है ना 250 cm क्यूब बीकर में डाल देना है, तो पूरा का पूरा 50 cm क्यूब भी बीच में उल्टा देना है, ठीक है, FA1। दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू। इसका वो कर लो कि था कि FA1 वाज थायोसल्फेट, ठीक है, Na2 जो भी है Na2S2O3 डॉट सम H2Os भी था। अच्छा फिर वो कह रहे हैं मेजर 5 cm क्यूब ऑफ FA2 इन द मेजरिंग सिलेंडर। तो मेजरिंग सिलेंडर, पिक अ मेजरिंग सिलेंडर, measure 5 cm cube of FA2, and what do you do with it? Tip the acid FA2 in the measuring cylinder into the beaker and immediately start a stopwatch. जैसे ही बीच में ऐड किया, start the stopwatch and note the start time on a clock with a second hand. Swirl the beaker और फिर प्रिंटेड पेज के ऊपर ना पुट इट ऑन द इंसर्ट। आपके वो जो पेपर होगा ना उसके अंदर
एक प्रिंटेड पेज होगा, टेक दैट आउट, रिप इट आउट, मतलब पेपर ना रख देना पूरा का पूरा नीचे। वो जो प्रिंटेड पेज आपके पेपर के अंदर इंसर्ट गिवन होगा ना, उसको उसमें से निकाल लेना एंड पुट इट ओवर हियर, और फिर डायरेक्टली वॉच फ्रॉम द टॉप। स्टॉप वॉच स्टॉप करनी कब करनी है, स्टॉप द क्लॉक और नोट द टाइम व्हेन द प्रिंटिंग इज जस्ट नो लॉन्गर विजिबल। तो वो ऐसे ऐसा सॉलिड सल्फर प्रोड्यूस होगा, so slowly your printed page would become invisible from the top, and when you think it becomes invisible, that is the point when you're going to stop the stopwatch, ठीक है? तो that's it, ठीक है, आपका टाइम आ गया। तो टाइम टेकन इज लेट्स से जो भी है 120 seconds, whatever that is, or carefully read the instructions to the nearest second, and then you repeat, सब कुछ repeat करना है। Now the only difference is okay, now he's not going to add 50 cm cube of Fa1. Now what he's going to do is he's going to add 10 cm cube, और बीच में ना he's adding 40 cm cube distilled water from the burettes. तो अब वो कह रहा है कि दो burettes fill करो, एक में distilled water और एक में Fa1 है। तो now you've diluted it। पहले वाले में 50 cm cube यूज किया था thiosulfate, now second वाले में he's added 40 cm cube of distilled water into it। तो अब वो डाइल्यूट हो गया, और काफी ज्यादा डाइल्यूट हो गया। पहले 50 सीम क्यूब Fa1 था, अब वो 10 रह गया, और 40 सीम क्यूब डिस्टिल्ड वाटर था। दैट मींस इट्स अ डाइल्यूशन ऑफ ऑलमोस्ट 5 टाइम्स, ठीक है? तो दैट मींस कि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। लेट्स से अब 400 सेकंड्स लग रहे हैं, जो भी आएगा just follow the instructions. In experiment 1 you will have obtained the time taken for a fast reaction, and in experiment 2 the time taken for a slow reaction. You are to repeat the experiment with further mixtures in which only the concentration of thiosulfate is varied. In selecting the mixture to be used, you should consider how many mixtures need to be used. 5, ठीक है? Remember, ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम जो है 5 पॉइंट्स चाहिए। अगर आपके पास 6-7 पॉइंट्स हो जाए तो वो और भी अच्छा है। जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे ना उतना अच्छा ग्राफ बनेगा, ठीक है? लेकिन हमारे पास इतना कोई टाइम नहीं है, इतने हम फारिग नहीं बैठे हुए कि हम 8-10 एक्सपेरिमेंट्स करें। तो 5 जो है ना वो बेस्ट है, ठीक है? 5 इज गुड इनफ। अब ये कि तो डाइल्यूशन करनी किस तरह? वो थायोसल्फेट, वो जो थायोसल्फेट था जो भी है, टेबल बना लेना अच्छे तरीके से। तो वॉल्यूम ऑफ, ये इसका नाम सही तरह लिखो, Na2S2O3 Fa1 था। इसका नाम उन्होंने क्या लिखा हुआ था? उन्होंने लिखा हुआ था Fa1 is this Fa1.5H2O / cm क्यूब। तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में 50 cm क्यूब यूज किया था। डिस्टिल्ड वाटर कितना ऐड किया था? डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, रिमेंबर हेडिंग्स आर इंपॉर्टेंट। / cm क्यूब, तो वो 0 cm क्यूब था। रीडिंग देख लेना, ठीक है? रिमेंबर कि जो भी आपकी जिस चीज से आप मेजर कर रहे हो ना, ब्यूरेट है ना, तो ब्यूरेट वुड बी 2 डेसिमल प्लेसेस। तो मिनिमम ग्रेजुएशन, अच्छा, मिनिमम ग्रेजुएशन में से एक ग्रेजुएशन एक्स्ट्रा रखनी है, ठीक है? और ये भी ब्यूरेट सा था, दैट वाज 0.00 cm क्यूब। तो ये आपका फास्ट रिएक्शन था। सेकंड वाला आपका स्लो था, उसमें 10 cm क्यूब और 40 cm क्यूब डिस्टिल्ड वाटर था। तो अब आपने 3 और एक्सपेरिमेंट्स, 5 पूरे करो, तो वो कर लो। फिर एक 20 वाला कर लो, 20, मेक श्योर यू ऐड 20 cm क्यूब। और ये कितना ऐड करना है? ये टोटल वॉल्यूम 50 रखना है। फिर इसके 30 ऐड कर लो, तो इसका 20 पानी डाल दो बीच में। 40 वाला नहीं, वो 40 cm क्यूब डाल दो, और इसका बीच में डाल दो 10 cm क्यूब पानी। तो हर दफा ना वो टाइम आ जाएगा, टाइम भी आ जाएगा और रेट भी निकाल लेना। अब उसने मतलब नहीं कहा कि रेट रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, हाँ उसने रेट निकालने को कहा हुआ है। उसने कहा कि यू रिकॉर्डेड रिजल्ट शुड इंक्लूड कैलकुलेट वैल्यूज टू इनेबल यू टू प्लॉट अ ग्राफ। तो आपने ये भी निकालना है।
लॉग ऑफ वन ओवर टाइम और लॉग ऑफ वॉल्यूम ऑफ Fa1। तो पहले तो आप टाइम लिखोगे इधर, इसको मैं थोड़ा करीब कर देता हूँ। तो पहले तो आप मेजर टाइम के कितना टाइम लगेगा आपको, फिर लॉग ऑफ वन ओवर टाइम निकालना है। वो क्यों निकालना है उसकी आपको परवाह नहीं करनी, वो उसने बस कहा हुआ है कि निकालो, तो बस वो निकालो, लॉग ऑफ वन ओवर टाइम और लॉग ऑफ वॉल्यूम ऑफ Fa1। तो इसका लॉग रिमेंबर के कैलकुलेटर पे एक बटन होता है लॉग का, बेस 10 लॉग। तो अब मेरा नहीं ख्याल वैसे लॉग का क्वेश्चन आएगा, लेकिन जस्ट रिमेंबर के लॉग ऑफ वॉल्यूम ऑफ Fa1, तो आप लॉग इसका ले लो, इसके वॉल्यूम का, ठीक है, वो यहाँ पे लिख दो साथ। एंड देन प्लॉट अ ग्राफ, और वो ग्राफ उससे क्लियरली प्लॉट का कहा है कि प्लॉट द ग्राफ लॉग ऑफ वन ओवर टाइम अगेंस्ट लॉग ऑफ वॉल्यूम ऑफ Fa1। ग्राफ की जो ग्रेजुएशंस है, मेक श्योर के ग्रेजुएशंस आप लोगों को मैथ ने बहुत दफा ग्राफ बनाए हुए, मेक श्योर यू नो हाउ टू यूज दिस। 70% कवर होना चाहिए ग्राफ आपका, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ, तो ड्रॉ कंस्ट्रक्शन लाइंस ऑन योर ग्राफ एंड ऑब्टेन डेटा फ्रॉम देम टू इनेबल यू टू। उसने ना शुरू में एक ग्राफ बनाया हुआ था, एक सैंपल ग्राफ उसने बनाया हुआ था, कि उसने कहा था कि ग्राफ इस तरह का आना चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ, उसने ये बताया हुआ था, उसने कहा था कि लॉग ऑफ रेट को अगर प्लॉट करोगे ना लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो कह रहा था कि इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, दैट्स इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो कोई लाइन बनेगी, तो वो आपका जो रिजल्ट आएगा दैट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो मेक श्योर यू नो हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ, मेक श्योर यू नो हाउ टू टेक द एक्सेस। ये एक्सेस को लेबल भी करना है, मतलब प्रॉपर्ली लेबल करना है, हेडिंग्स देनी है, ठीक है। और 70% आपका ग्राफ पेपर कवर होना चाहिए, ठीक है, आपके स्केच से। बेस्ट फिट लाइन पता होनी चाहिए किस तरह ड्रॉ होनी है, और उसने जो सैंपल दिया हुआ उसमें स्ट्रेट लाइन है, तो मेक श्योर यू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। तो कैलकुलेट द ग्रेडियंट, और वो ग्रेडियंट उसने कहा था इट्स इक्वल टू द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो दैट्स इट, वो ग्रेडियंट आप निकालोगे ग्राफ का, ठीक है। ग्रेडियंट के लिए भी कंस्ट्रक्शन लाइंस ड्रॉ करनी है। तो अगर आपका ग्राफ इस तरह बन रहा है, ठीक है, ये उसके पॉइंट्स आए हैं सारे, तो कंस्ट्रक्शन लाइंस ड्रॉ करनी है। कंस्ट्रक्शन लाइंस क्या होंगी, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, ठीक है। वो पॉइंट्स आपने एग्जैक्टली यहाँ पे लिखने। मेक श्योर यू शो द वर्किंग, ठीक है, ऑलवेज शो योर वर्किंग। अब ये कि द मोमेंट, अच्छा अगला पार्ट, द मोमेंट एट विच द प्रिंटिंग इज just obscured can be difficult to judge and will vary from person to person. So explain why this uncertainty for experiment 1 in section A will be less than the uncertainty for experiment number 2 in section A. अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन में ना ये क्वेश्चन जो है, ये वो बड़ी दफा पूछता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है इस क्वेश्चन में, तो अच्छा ये फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, सॉल्ट एनालिसिस में कोई भी आपको सॉल्ट बताए ना, उसको आपने कंसिडर नहीं करना, ठीक है। जो मर्जी सॉल्ट है, ठीक है, लोग बिला वजह बीच में सॉल्ट के नाम लिख देते हैं। मेक श्योर कि जो भी whatever जो आपकी ऑब्जर्वेशन है ना, उसके हिसाब से आपने कंक्लूजन देना है, ठीक है। कोई भी अगर आपको बता रहा है ना कि सॉल्ट किया है, ठीक है, जस्ट इग्नोर है, ठीक है, जो कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। बहुत दफा कैम्ब्रिज ये ट्रिक करता है कि ट्रिक ये करता है कि सॉल्ट कुछ और दी होती है, लेकिन कंक्लूजन वो कुछ और मांग रहा होता है, ठीक है। और ये बहुत दफा वो करता है। तो जस्ट मेक श्योर कि अगर कोई आपको बता रहा है कि सॉल्ट किया है, जस्ट इग्नोर इट, ठीक है, कंप्लीटली इग्नोर इट। सबसे ज्यादा मार्क्स आप उसकी वजह से लूज करोगे। अच्छा ना, रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सपेरिमेंट में अनसर्टेनिटी, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन कि अनसर्टेनिटी क्या है। कि आप टाइम मेजर करो, इमेजिन कि आपने स्टॉप वॉच ऑन की है और ये 0 सेकेंड्स है, और लेट्स से 68 सेकेंड्स के ऊपर ना आपका जो प्रिंटेड पेज है ना, दैट बिकेम इनविजिबल। लेकिन वो इनविजिबल वाला जो पार्ट है ना, देयर इज अ टाइम पीरियड वेयर देयर इज सम अनसर्टेनिटी। मतलब यहाँ पे ना आप 64 सेकंड्स के ऊपर ना आपको लग रहा है, आप ऊपर से देख रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई योर पेज इज नाउ बिकमिंग इनविजिबल। 68 पे जाकर यू काइंड ऑफ श्योर कि इट्स, कि वो एकदम से चेंज नहीं होती, ठीक है, इट्स अ वेरी स्लो चेंज, कि वो सल्फर बनी जा रहा है, बनी जा रहा है। तो
mixture is getting opaque and opaque, and all of a sudden around the 60 cm3 mark you start thinking your page is becoming invisible. 68 पे you're kind of sure that it's invisible. So there's a time period where there's some uncertainty. ठीक है, तो अगर रिएक्शन जो है वो स्लो है तो ये जो अनसर्टेनिटी वाला जो पीरियड होगा ना वो ज्यादा होगा. ये आप जज भी कर सकते हो कि भाई कितना अनसर्टेनिटी था कि मे बी for some 5 seconds you were kind of unsure okay, whether your print page is visible or whether it's not visible. ठीक है, अच्छा यही अनसर्टेनिटी का जो टाइम है ना, अगर रिएक्शन तेज होता, लेट्स से वो रिएक्शन जो है ना वो 0 सेकंड पे आपने स्टार्ट किया और 20 सेकंड्स में रिएक्शन खत्म हो गया, तो ये जो अनसर्टेनिटी वाला पीरियड होता है ये छोटा होता है. ठीक है, कि 17 सेकंड्स के ऊपर ना आपको लगने लग गया कि भाई वो अब इनविजिबल हो रहा है, 20 सेकंड्स पे यू आर श्योर कि इट्स इनविजिबल. तो पहले तो रिमेंबर इफ यू हैव अ फास्ट रिएक्शन योर uncertainty टाइम is going to be less, and if your reaction is very slow तो that means कि जो uncertainty वाला जो टाइम पीरियड है ना वो थोड़ा ज्यादा होगा. तो second, the moment at which the printing, तो explain why this uncertainty for experiment number 1 will be less than the uncertainty in experiment number 2. तो experiment number 2 slow है, ठीक है, experiment number 1 जो है वो fast है. experiment number 1 fast है तो उसका मतलब है कि जो अनसर्टेनिटी वाला पीरियड होगा वो कम होगा. वो खुद अपने अपने गेसेस कर लो कि जैसे यहाँ पे 68 सेकेंड है ना एक्सपेरिमेंट नंबर 1, तो प्लस माइनस कितना हो गया. मैं कहता हूँ कि अगर 5 सेकेंड अनसर्टेनिटी पीरियड है ना तो यहाँ पे कहीं वो प्रिंटेड पेज गायब हुआ था. ठीक है, तो अपनी तरफ से मैं लिख देता हूँ इसको प्लस माइनस लेट्स से 5 सेकेंड है ना, उसको डिवाइड बाय 2 कर लो, तो 3 सेकेंड्स कर लेते हैं. क्यों हो सकता है कि इसके आगे पीछे मतलब प्लस माइनस 3 सेकेंड वो 5 सेकेंड का पीरियड है अनसर्टेनिटी. इधर 3 सेकेंड्स का है तो 3 सेकेंड्स मतलब बीच में अगर आपने स्टॉप किया तो आप कर लो कि प्लस माइनस 1.5 सेकेंड्स, वो आप अपने अंदाजे से करोगे. तो इफ इट्स टेकिंग यू 20 सेकेंड्स तो मे बी देयर इज a 1.5 सेकेंड अनसर्टेनिटी टाइम पीरियड दैट्स ओवर देयर. तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप उसके हिसाब से निकाल लो. ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि ये इधर जो अनसर्टेनिटी है ना टाइम के अंदर वो आपने खुद फिगर आउट करनी है कि कितने टाइम में वो प्रिंटेड पेज गायब हुआ है. तो वो आपने खुद ही अंदाजा लगाना है कि आपकी वैल्यू जो है ना उसके आगे पीछे 2-3 सेकंड हो सकते हैं, 2-3 सेकंड्स पहले 2-3 सेकंड्स बाद में. अगर रिएक्शन तेज है तो जो अनसर्टेनिटी का टाइम पीरियड होगा दैट वुड बी इवन लेसर. कि अगर 20 सेकंड्स में खत्म हो रहा है तो हो सकता है 1-2 सेकंड्स पहले 1-2 सेकंड्स बाद में वो एक अनसर्टेन पीरियड था where you didn't know whether the sheet was getting invisible or not. तो ठीक है रानिया, कोई क्वेश्चन तो नहीं है कोई? चलिए ये मैं फिर अच्छा ये फिर मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ. ठीक है चले ओके हाफिज. परसेंटेज अनसर्टेनिटी तो सॉरी मैं बता देता हूँ. परसेंटेज अनसर्टेनिटी है कि इट्स एरर ओवर या अनसर्टेनिटी ओवर द एक्चुअल वैल्यू. तो इट्स गोइंग टू बी 3/68 टाइम्स 100 यहाँ पे, और यहाँ पे कहोगे इट्स गोइंग टू बी 1.5 डिवाइड बाय 20 टाइम्स 100. ठीक है, मैं फिर से अनसर्टेनिटी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. रेट ऑफ रिएक्शन में अनसर्टेनिटी कि जो प्रिंटेड पेज जब गायब होगा वो अनसर्टेन पीरियड है. ठीक है, लेट्स से आपका 0 सेकंड पे आपने स्टार्ट किया, 68 सेकंड पे आपको लग रहा है कि आपका जो प्रिंटेड पेज है वो गायब हो गया. ठीक है, यू कांट सी इट, तो आप 68 सेकंड पे रुक रहे हो, लेकिन उसके आगे पीछे ना देयर इज एन अनसर्टेन टाइम पीरियड के जहां पे वो आपने खुद अंदाजा लगाना है कि हो सकता है 2-3 सेकंड पहले 66 सेकंड से लेके 70 सेकंड्स तक ना एक अनसर्टेन पीरियड था.
तो आपने 68 पे रोक दिया, लेकिन so इसका मतलब है ±2 सेकेंड्स, ठीक है, दैट्स योर अनसर्टेनिटी। लेकिन अगर रिएक्शन जल्दी हो रहा है तो लेट्स से वो 20 सेकेंड्स के ऊपर ना रिएक्शन जो है आपको लगा है कि भाई वो द प्रिंट पेज इज इनविजिबल, तो इफ इट्स इनविजिबल, लेकिन वो एग्जैक्टली 20 सेकंड्स पे नहीं है, वो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि 19 पे वो इनविजिबल होना शुरू हुआ, तो मे बी इधर अनसर्टेनिटी पीरियड जो है ना वो +-1 सेकंड होगा, ठीक है, कि मे बी शायद 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड बाद में वो अनसर्टेन पीरियड है, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू गोइंग टू कैलकुलेट दिस अनसर्टेन टाइम, कि जहां पे यू गोइंग टू स्टॉप द स्टॉप वॉच, ठीक है, दैट्स हाउ यू गोइंग टू कैलकुलेट अनसर्टेनिटी, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो बाकी फिर से एक दफा फिर से एक डिस्क्लेमर के सॉल्ट्स अगर कोई आपको बता भी दे कि क्या सॉल्ट्स आ रही हैं, इग्नोर इट, ठीक है। रिमेंबर के सॉल्ट्स का पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है योर कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। लोगों को कोई बता देता है कि सॉल्ट क्या है तो वो फिर जबरदस्ती सॉल्ट बीच में घुसा रहे होते हैं, ठीक है। जस्ट मेक श्योर जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से ना पीछे टेबल देख के फिगर आउट व्हाट द कंक्लूजन है, वो सिर्फ 1 मार्क का या 2 मार्क का होता है, ठीक है। सो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आपकी ऑब्जर्वेशंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो और तो जबरदस्ती बीच में सॉल्ट फिट करने की कोशिश ना करना, जो आपको समझ आ रहा है वो आप लिखो, आपके मार्क्स उसके हिसाब से होंगे, जो ऑब्जर्वेशंस आपने लिखी हैं उसके हिसाब से आपके मार्क्स और आपकी कंक्लूजन होनी चाहिए। तो जस्ट इग्नोर के जो भी आपको कोई सॉल्ट बता दे, जस्ट इग्नोर है, ठीक है, कंप्लीटली।